गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रहने वाले अमित भाई एक मोटर ब्लॉगर हैं। ये अपनी बजाज सिटी 100 बाइक पर कच्छ से चार धाम यात्रा के लिए निकले थे। अमित भाई पहले कारगिल और द्रास सेक्टर तक राइड कर चुके थे, इसलिए उन्हें पहाड़ों की राइड का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो था ही। लेकिन उनके पीछे जो प्लेयन बैठा था, उसका नाम था राहुल, जो कि अमित भाई का दोस्त था। राहुल पहली बार पहाड़ों की राइड करने आया था। उसे ना तो ठंड का अंदाजा था और ना ही घुमावदार रास्तों का और ना ही ऊंचाई का। अमित भाई अपने घर से करीब 1380 किलोमीटर दूर हरिद्वार पहुंच चुके थे। अब अगला प्लान था हरिद्वार से यमुनोत्री जाना। हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी लगभग 240 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहाड़ों में 240 किलोमीटर दूर मैदानों के 450 से 500 किलोमीटर दूर जितना भारी पड़ता है। सुबह आराम से नाश्ता करके करीब 10:30 बजे ये लोग हरिद्वार से निकले और घूमते घामते देहरादून पहुंच गए। हरिद्वार से देहरादून करीब 55 किलोमीटर दूर है। देहरादून में बाइक का थोड़ा काम था और कुछ सामान भी नहीं लेना था, तो इसी चक्कर में शाम के 3:30 बज जाते हैं। अब रास्ता था देहरादून से मसूरी और फिर यमुनोत्री का, लेकिन राहुल की हालत अब ठीक नहीं थी। हर मोड़ पर उसका सिर भारी होता जा रहा था। बार बार बाइक रोकनी पड़ रही थी। अमित ने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे ये लोग मसूरी के पास पहुंचे, लेकिन वहां भारी भीड़, जाम और टूरिस्ट की लाइन लगी थी। तब अमित ने फैसला लिया, मसूरी को बाईपास करके एक शांत जगह पर रुकते हैं, और उन्होंने चुना कानाताल। मसूरी से कानाताल लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कानाताल की तरफ जाते वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बारिश तेज हो गई और कानाताल से करीब 15 किलोमीटर पहले ओले गिरने लगे, और ओले गिरने की वजह से ठंड अचानक बढ़ गई। विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। गोप्रो की बैटरी ठंड की वजह से पूरी तरह से डेड हो गई थी। अब ना तो कैमरा था और ना ही रिकॉर्डिंग, सिर्फ अंधेरा और बारिश और जंगल। रास्ते में जहां जहां होटल दिखे, सबने मना कर दिया इन्हें, या फिर 4 गुना ज्यादा पैसा मांगा। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब ये लोग एक ढाबे पर रुके। वहां पर इन्होंने खाना खाया और ढाबे वाले से पूछा, क्या हम यहीं टेंट लगा सकते हैं? ढाबे वाले ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यहाँ टेंट लगाना मना है, यहाँ आप टेंट नहीं लगा सकते, यह जगह रात के लिए ठीक नहीं है। अमित ने पूछा, क्या क्या यहाँ जानवरों का खतरा है? ढाबे वाले ने कहा, न तो जानवरों का और न ही इंसान का, कुछ और ही है। यह बात सुनकर अमित और राहुल के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाकर बारिश और ओले बंद हो गए। तभी उन्हें एक चाय की टपरी दिखी। अब काफी रात हो चुकी थी, तकरीबन 8, 8:30 बज चुके थे। उस चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि लोकल थे। अमित ने एक लड़के से पूछा, क्या हम यहाँ टेंट लगा सकते हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं। अमित उसको काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपनी तरफ से काफी मना किया, लेकिन आखिर में एक ऐसी जगह बताई जहां उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक रोड के किनारे एक पुराना मिट्टी का रास्ता मिलेगा जो जंगल की तरफ जाता है। वहां आप चाहे तो टेंट लगा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, रात के 11:30 बजे तक कुछ भी हो जाए आप टेंट के अंदर चले जाना, और कुछ भी हो जाए सुबह तक टेंट से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई या दिखाई दे। अमित ने पूछा, आखिर ऐसी बात क्या है? लड़के ने बस इतना कहा, आपको रात गुजारनी है या नहीं? इतना सुनकर अमित ने बहस नहीं की, उन्हें बस रात काटनी थी। थोड़ी दूर आगे चलते ही वही मिट्टी वाला रास्ता इन्हें दिखता है।
चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था, लेकिन थकान इतनी तेज थी कि ज्यादा सोचा नहीं। दोनों ने टेंट लगाना शुरू कर दिया। टेंट लगाते लगाते रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। अमित ने कहा, चलो कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, खाकर सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी भी निकलना है। खाना बनाते बनाते लगभग 10:45 हो गया था। तभी उन्हें उस लड़के की बात याद आई। रात के 11:30 बजे तक टेंट के अंदर जाना है। तो जल्दी जल्दी दोनों खाना खाते हैं और खाना खत्म करके ठीक 11:30 बजे अंदर दोनों चले जाते हैं। राहुल थकान के मारे तुरंत टेंट में जाते ही सो गया, लेकिन अमित को नींद नहीं आ रही थी। करीब 11:45 ही हुए थे कि अचानक टेंट के बाहर भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अमित ने टेंट की थोड़ी सी जिप खोली, बाहर झांक के देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन 10 मिनट बाद वही आवाज फिर आई और अमित ने फिर से एक बार जिप खोली। फिर सन्नाटा, वहां कोई भी नहीं था। अब ये सिलसिला अमित के साथ कम से कम 3 से 4 बार हो चुका होता है। तभी अमित ने एक बात नोटिस की, आवाज उसी पर रुक जाती थी जैसे ही वह बाहर देखता था, लेकिन भागने की आवाज कभी नहीं आती। अचानक उसकी नजरें गई बाइक के पीछे लगभग 6 से 7 फीट लंबा काला साया जो चल नहीं रहा था बल्कि हवा में तैर रहा था। वो साया टेंट से सिर्फ 1 या 2 फीट की दूरी पर आके रुक गया। अमित बताते हैं, उस वक्त मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे देखने के बाद मेरी हालत जैसे मान लो पतली हो चुकी थी। उसने डर के मारे झट से जिप बंद की और भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी राहुल अचानक से स्लीपिंग बैग में ही होते हुए सीधा बैठ जाता है और अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगता है। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो होश में नहीं था। अमित ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसी पल राहुल जोर जोर से चिल्लाते हुए अमित को घूरने लगा। अमित डर के मारे टेंट के कोने में चला गया। उसके हाथों में एक टॉर्च थी। उसे पकड़कर वो चुपचाप टेंट के कोने में बैठ गया। काफी कोशिश की राहुल को हिलाने की, लेकिन राहुल होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद राहुल अपने आप शांत होकर सो गया। अब सोच के देखो, बाहर कोई साया दिख रहा हो बार बार आपको और अंदर तुम्हारा ही दोस्त अजीब अजीब हरकतें कर रहा हो, तो ऐसी रात कितनी लंबी लगती होगी। सुबह होने तक अमित एक पल भी नहीं सोया था। सुबह होते ही वो उसी चाय वाले लड़के के पास गया और रात की सारी बातें बताई। तभी लड़के ने वहां का राज खोला। लड़के ने बताया, यहाँ कई साल पहले एक आदमी की बेरहमी से हत्या हो गई थी। उसका गला बड़ी ही बेरहमी से चाकू से रेता गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी इंसान रात के 11:30 बजे से 3 बजे के बीच इस रास्ते में दिखता है, उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। लड़के ने कहा, अच्छा हुआ तुम बाहर नहीं निकले। अगर उस रात तुमने टेंट से बाहर कदम रखा होता तो आज ये कहानी सुनाने वाला कोई नहीं होता।